भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। यूपी की रहने वाली एक लड़की ने बैंकॉक में स्काई डाइविंग करके राम मंदिर बनने को लेकर खुशी जाहिर की है। प्रयागराज की रहने वाली 22 वर्षीय अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से जय श्री राम ध्वज के साथ स्काई डाइविंग करके अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के प्रति अपनी भक्ति दिखाई है। अनामिका शर्मा ने कहा कि मेरा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, मैं अपने धर्म और स्काई डाइविंग को एक साथ आगे ले जाना चाहती हूँ, इसलिए ऐसा किया है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन आगामी 22 जनवरी को मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड के भगवान राम को मांसाहारी कहने पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने माफी मांग ली है। शिरडी में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आव्हाड ने मीडिया से कहा, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। माफी मांगने से पहले उनके खिलाफ राज्य में कई जगह प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेता राम कदम ने आव्हाड के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत तक दर्ज करा दी है। दरअसल आव्हाड ने 3 जनवरी को शिरडी में पत्रकारों से कहा था, राम हमारे हैं, बहुजनों के हैं। भगवान राम शिकार करके खाते थे, हम भी श्री राम के आदर्शों पर चल रहे हैं। राम को आदर्श बताकर लोगों पर शाकाहारी खाना थोपा जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को यमुनानगर में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पनवार, पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह और कुछ अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में दोनों राजनेताओं और संबंधित संस्थाओं के 20 ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुई हिंसा में कथित रूप से शामिल श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। कर्नाटक सरकार के खिलाफ लगातार भाजपा हमलावर हो रही है। इसी क्रम में अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को आड़े हाथ लिया गया है। उनका एक वीडियो साझा किया है जिसमें वो मंदिर में प्रवेश करने से इनकार कर रहे हैं। सीएम को राम विरोधी बताते हुए भाजपा ने कहा कि यह सिद्धारमैया का असली चेहरा है। उधर कर्नाटक के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता सीटी रवि भी हिंदू कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को चिकमगलूर में टाउन पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठ गए। वो गिरफ्तार किए गए हिंदू कार्यकर्ता को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में गुरुवार को सख्त कार्रवाई की। एक तरफ दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर समेत 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, वहीं दूसरी ओर नागपुर में पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन पीईएसओ के 2 अधिकारियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई के तहत सीबीआई ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर खालिद मोइन और टेक्निकल प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमृत पॉल के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी का मामला दर्ज किया है। वहीं घूसखोरी के मामले में सीबीआई ने पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन पीईएसओ के 2 अधिकारियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कुल 2 करोड़ 25 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद रामनगरी को प्रदेश ही नहीं देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों को राम मंदिर के दर्शन कराने के साथ प्रदेश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराने के लिए बस सेवा संचालित करने की योजना बनाई है। अयोध्या से वाराणसी, विंध्यवासिनी मंदिर, मथुरा, वृंदावन, बरसाने, गोवर्धन, गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ मंदिर, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर, चित्रकूट कामतानाथ मंदिर, कामतगिरी परिक्रमा सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए बसें संचालित की जाएगी। मध्य प्रदेश में निवाड़ी स्थित रामराजा सरकार, दतिया स्थित पीताम्बरा माता मंदिर, राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम जी और पुष्कर के लिए भी बसें संचालित की जाएंगी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े के आरोपों की सीबीआई जांच का राज्यपाल वीके सक्सेना ने आदेश दे दिया है। राजनिवास की ओर से गुरुवार को ये जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया है कि यहां ऐसे मरीजों को लैब टेस्ट कराए जा रहे थे जो वास्तव में थे ही नहीं। इन्हें घोस्ट पेशेंट कहा जाता है। ऐसा प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। इसे लेकर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दारू के बाद दवा घोटाला किया है।
क्या इन मोहल्ला क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरा थे? अगर थे तो एक दिन में यहाँ 500 पेशेंट के आने का फुटेज भी होगा। पिछले महीने ही राज्यपाल ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं होने के आरोप पर चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को जांच का निर्देश दिया था। 23 दिसंबर को लिखे पत्र में उन्होंने मामले की जांच सीबीआई कराने को कहा था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के मामले में खेड़ा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है। बता दें, अदालत गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। शिरोमणि अकाली दल 1 फरवरी से पंजाब बचाओ यात्रा निकालेगा। इस पर सीएम भगवंत मान ने तंज कसा है। सीएम ने एक्स पर लिखा, पूरे पंजाब को 15 साल तक हर तरफ से लूटने के बाद अकाली दल बादल ने बड़ा सच बोला। वोट से पहले पूरे पंजाब में अकाली दल पंजाब बचाओ यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। ये कभी माफी मांगेंगे? इसके जवाब में अकाली नेता विक्रम मजीठिया ने कहा, शिरोमणि अकाली दल पंजाब को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब सभी पंजाबी भगवंत भगाओ यात्रा निकालेंगे। रेलवे ने जम्मू से कश्मीर के बीच ट्रेन सेवा शुरू करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। बुधवार को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के कटरा बनिहाल खंड पर बनिहाल व खड़ी के बीच 5 डिब्बों की इलेक्ट्रिक ट्रेन का सफल ट्रायल रन किया गया। इससे पहले रेलवे सुरक्षा आयुक्त दिनेश चंद देशवाल ने बनिहाल व खड़ी रेलवे स्टेशनों के बीच बिछाई गई 14.8 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निरीक्षण किया। सुरक्षा आयुक्त अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे। उसके बाद ही ट्रेन के संचालन की प्रक्रिया और तारीख तय होगी। इसके बाद ट्रेन जल्द शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। अयोध्या में 50-50 बेड के 2 अस्थायी अस्पताल बनेंगे। स्वशासी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर को 15 से बढ़ाकर 25 बेड का किया जाएगा। इस संबंध में बृहस्पतिवार को उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारी की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अयोध्या में मौजूद 10 ऑक्सीजन प्लांट में एक अधूरा है, जिसे तत्काल पूरा कराया जाए। इसी तरह उन्होंने अयोध्या के हर अस्पताल में 24 घंटे हेल्प डेस्क को सक्रिय रखने का निर्देश दिया। इस डेस्क पर 2 कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी। राम मंदिर के लिए भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश और दुनिया भर के लोगों से गुजारिश की हो कि 22 जनवरी को अयोध्या आने से बचें, लेकिन दुनिया भर में कुछ अलग ही तैयारियां चल रही हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके समेत कनाडा की रामायण सभा समेत सुंदरकांड परिवार, शिकागो के राम भक्तों ने तो भारत का अपना टिकट भी बुक करा लिया है। दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं और अयोध्या आकर राम मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। अमेरिका के सुंदरकांड परिवार शिकागो से जुड़े अनुज पुरवार कहते हैं कि भले ही 22 जनवरी को वो लोग दर्शन न कर सके, लेकिन वो अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ के 2-3 दिनों के बाद आशीर्वाद जरूर लेने पहुंच रहे हैं। राम मंदिर दर्शन के लिए जितना उत्साह देश के लोगों में देखने को मिल रहा है, उतना ही विदेश में रह रहे भारतवंशियों में भी है। अमेरिका के शिकागो में रह रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनुज परिवार सुंदरकांड परिवार शिकागो से जुड़े हैं। अनुज कहते हैं कि वो और सुंदरकांड परिवार शिकागो से जुड़े हुए बहुत से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने राम मंदिर के शुभारंभ के दौरान की ही भारत आने की टिकट बुक कराई है। वो कहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या न जाकर उसके बाद में आने का आह्वान किया है, इसलिए वो और उनके परिवार से जुड़े लोग 22 जनवरी के बाद अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि शिकागो के सुंदरकांड परिवार से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की जड़ें भारत से ही जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को लक्षद्वीप दौरे पर पहुंचे। उन्होंने लक्षद्वीप की शानदार तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। पीएम मोदी ने स्नॉर्कलिंग का भी अनुभव किया। अपने लक्षद्वीप दौरे के दौरान पीएम मोदी ने स्नॉर्कलिंग करते दिखे। उन्होंने पोस्ट कर कहा, मैंने स्नॉर्कलिंग का प्रयास किया, ये बहुत ही आनंदमय अनुभव था। लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाते हुए पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने प्राचीन समुद्र तटों के साथ सुबह की सैर का भी लुत्फ उठाया। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की सुंदरता का उल्लेख करते हुए कहा, प्राकृतिक सुंदरता के अलावा लक्षद्वीप की शांति भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता ने उनके अंदर ऊर्जा भर दी है। अब वो 140 करोड़ भारतवासियों के कल्याण के लिए और भी अधिक मेहनत करेंगे।
अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। दिल्ली में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद अहमद मट्टू को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे गुरुवार को पकड़ा। बताया जा रहा है कि यह जम्मू कश्मीर में कई हत्याओं में शामिल है। इसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस ने बताया कि इकबाल अहमद पाकिस्तान जा चुका है और आतंकी की ट्रेनिंग ले चुका है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है, जो 6 जनवरी से 9 जनवरी तक आयोजित होगा। लक्ष्मी नगर 3 इमली चौक में 6 जनवरी से 9 जनवरी तक 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संस्कारों का आयोजन किया जा रहा है। समन्वयक महेश आचार्य ने बताया कि 24 कुंडीय यज्ञ में 6 जनवरी शनिवार को प्रातः 9 बजे से शांति कुंज हरिद्वार से आए हुए विद्वजनों की गरिमामयी उपस्थिति में विशाल कलश यात्रा सद्ग्रंथ व्यवसमुक्ति की उद्घोषणा के साथ यज्ञ स्थल से निकाली जाएगी, जो समीपस्थ क्षेत्रों का भ्रमण करती हुई यज्ञ स्थल पर समाप्त होगी। 7 जनवरी रविवार को प्रातः 8 बजे देव आह्वान एवं 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होगा। 11 बजे से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन रेड क्रॉस के सौजन्य से रखा गया है, जिसमें युवक युवतियों को इस हेतु प्रेरित किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स की ओर से अग्निवीर वायु भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अनुसार अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हुई है। यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट agnipathvayu.cdse.in पर जाना होगा। कैंडिडेट्स को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश से 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा इंजीनियरिंग डिप्लोमा रखने वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए एज लिमिट 17.5 साल से 21 साल है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केप टाउन में खेला गया टेस्ट मैच 2 दिन में ही खत्म हो गया। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में ऐसा सिर्फ 25वीं बार हुआ है। भारत के लिए ये सिर्फ तीसरा मौका है जब उसकी भागीदारी वाले मैच का नतीजा 2 दिन में आ गया। भारत ने ऐसे तीनों टेस्ट में जीत हासिल की है। भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक ताकत का लोहा अब चीन भी मानने लगा है। दरअसल चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक लेख लिखा गया है। इस लेख में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव की तारीफ की गई है। लेख के अनुसार भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ है और अपने भारत नैरेटिव के विकास के लिए ज्यादा सक्रियता से काम कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नेपाल के 2 दिवसीय दौरे के लिए आज काठमांडू पहुंच चुके हैं। काठमांडू एयरपोर्ट पर नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सऊद ने उनका स्वागत किया। जयशंकर काठमांडू पहुंचकर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से मुलाकात करने के बाद भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक में शामिल हुए। जयशंकर की यह इस साल की पहली विदेश यात्रा है। नेपाल दौरे पर जयशंकर ने कहा कि वो इन 2 दिनों में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर बहुत उत्सुक है। उनके नेपाल पहुंचते ही वहां के विदेश मंत्री एनपी सऊद ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपनी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 को एलन मस्क की स्पेस एजेंसी SpaceX की मदद से लॉन्च करेगा। ऐसा पहली बार होगा जब इसरो अपने किसी मिशन को लॉन्च करने के लिए SpaceX के फाल्कन 9 हैवी लिफ्ट लॉन्चर का इस्तेमाल करेगा। इसकी घोषणा बुधवार को इसरो के कमर्शियल पार्टनर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने की। दरअसल भारत के रॉकेट्स में 4 टन से ज्यादा भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की क्षमता नहीं है, इसलिए एलन मस्क की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले भारत भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए फ्रांस के नेतृत्व वाले एरियन स्पेस कंसोर्टियम पर निर्भर था। ईरान में बुधवार को हुए 2 बम धमाकों में 95 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अभी तक इस हमले की किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले की वजह भी साफ नहीं है। अमेरिका के हमले में मारे गए ईरानी सेना के जनरल को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित हुए कार्यक्रम को निशाना बनाया गया। अभी तक हमले की वजह साफ नहीं है और ईरानी जांच एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 420 रुपये टूटकर 63,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।
इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 63,970 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। इस दौरान चांदी की कीमत भी 1,900 रुपये की गिरावट के साथ 76,900 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 78,800 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।